नहीं था। कैंपर में रहने को? हाँ टूटा हुआ था। तो सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है? तो मैं अच्छा लेके आ रही थी ना, तो लेके आ गए आप तो फिर मैं कल कैंपर लिया उनका, नल तो तोड़ दिया। हाँ कोई बात नहीं, सर ने तोड़ा ना कल ना, नल थोड़ा कैंपर ही तोड़ दिया कल, फोड़ दिया नीचे से, वो उठा नहीं, तोड़ दिया, फूट रहा है, पानी निकल रहा है। सर ने तोड़ा, किसने पकड़ रखी थी? 2100 रुपए दे देना आप। कितने 1500 फीस ने 600 रुपए कैंपर। अब देखो, अगर मैं पैसे का ऐसा सोचता तो संजान कल क्या बोला कि चलो 20-20, 30-30 रुपए इकट्ठे कर लें कोचिंग से पैसे। मैंने बोला नहीं लाए, मेरे पैसे से लेंगे। कल संजना बोल रहे सर हम सब पैसे इकट्ठे कर ले, नहीं ले आए कैंपर। मैंने बोला नहीं, 132 बच रहे। कोई बात नहीं, चलो हम क्या देख रहे हैं? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की आज लास्ट क्लास है ना, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट रिलेशन में हम क्या देख लिए थे? इनके प्रशासनिक संबंध क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है, आर्थिक संबंध क्या है, विधायी संबंध क्या है, सब देख लिए। अब हम देखें कि केंद्र और राज्य के बीच तनाव का क्या मुद्दे, तनाव क्यों होता है ना, तनाव के मुद्दे या तनाव का के कारण। तनाव क्यों होते हैं? द रीजन बिहाइंड टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच टेंशन के क्या रीजन हैं, है ना, क्या क्या रीजन है? तो देखो, शुरुआत में कब तक? बिफोर 1967 भारत में 1967 से पहले तनाव नहीं होता था केंद्र और राज्य के बीच। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय एक चीज चलती थी, वन पार्टी सिस्टम या वन पार्टी डोमिनेंस, है ना, एक दलीय शासन व्यवस्था। लिखो ये, एक दलीय शासन व्यवस्था का सिद्धांत रजनी कोठारी द्वारा दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आपके 2 नंबर में आ जाएगा। एक दलीय भारतीय राजनीति को नहीं लिख रखा है, ये अलग से लिख रहा हूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस की बात है। उन एक दलीय व्यवस्था का सिद्धांत या वन पार्टी सिस्टम, कॉन्सेप्ट गिवन बाय रजनी कोठारी। ये महिला नहीं है, पुरुष है ये। एक दलीय व्यवस्था का सिद्धांत रजनी कोठारी जी द्वारा दिया गया। प्रीति कॉपी नहीं आपके पास? एक दलीय व्यवस्था का सिद्धांत रजनी कोठारी द्वारा दिया गया। वन पार्टी सिस्टम गिवन बाय रजनी कोठारी। वन पार्टी मतलब या एक दलीय प्रभुत्व। देखो 1967 की बात हो रही है यहां पर, 1967। देश आजाद कब हुआ? 1947। पहली चुनाव कब हुए? 1952। पता है आप लोगों को कि भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए? लिखें, भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया 1952। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, भारत में पहले आम चुनाव 1952, है ना। 1900 आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव, जनरल इलेक्शन। राज्यसभा के 52 में हुए थे, 52 में ही हुए थे। 52 से 56, 56 से 62, 62 से 68 ऐसे। लोकसभा के चुनाव ही तो आम चुनाव है, राज्यसभा क्यों बीच में ला रहे? राज्यसभा इलेक्शन लिख। हाँ यार गर्मी लग रही मुझे भी। राज्यसभा में विशेषज्ञों का सदन है ना, तो वो राज्यसभा के इलेक्शन, उनका नाम ही राज्यसभा चुनाव है। आम चुनाव का मतलब आम लोग भाग लेते हैं, या प्रधानमंत्री की चुनाव जो कि पूरी जनता जानती है। हाँ, तो पहले आम चुनाव हुए 1952। ठीक, 1956 में क्या बने? राज्य बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये देश का है और ये राज्य का है। 1950 से ही 1967 तक केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस का ही राज राज्य में भी है, केंद्र में भी है। अच्छा, कांग्रेस का राज्य मतलब मुख्यमंत्री किसका? कांग्रेस का। प्रधानमंत्री किसका? कांग्रेस का। अब अगर उनका रहेगा, तनाव क्यों होंगे? जब शीर्ष पे मान के चलिए एग्जाम एमपीपीएससी मेंस की कॉपी चेक मैं कर रहा हूं, तो फिर स्वाभाविक बात है कि आपको अच्छे नंबर मिलने ही है ना। तो अब बात केंद्र में भी कांग्रेस, राज्य में भी कांग्रेस, तो एक ही पार्टी। लेकिन अब
केंद्र में कांग्रेस और पता चला छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ गई तो दिक्कत होगी। जैसे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का थी पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में ऐसे राज्यपाल को भेजा जो साइन नहीं करे। ममता दीदी बोले मुझे क्यों बुलाए, पहले मैं राज्य का प्रमुख हूँ, ऐसा बोले। तो 1950 से 1967 तक क्या होता था, कांग्रेस का राज सब जगह, तो तनाव का कोई रीजन नहीं। लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों में बन गई दूसरी सरकारें बन गई, तो कांग्रेस ने बहुत जगह क्या लगाया, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में लगता है, 356। 352 में क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो कांग्रेस ने क्या करा, राष्ट्रपति शासन लगा के वहां पार्टियां गिराई। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो केंद्र में तो रही, लेकिन राज्यों में कौन आ गई, दूसरी पार्टी आ गई, है ना। जैसे कि केरल में वो आ गई थी अपने सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी। पश्चिम बंगाल में बदली। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बनने लगी। अब सरकारें दूसरी बनने लगी तो केंद्र सरकार कांग्रेस की राज्यों को देंगे कम पैसे, जो उसके अच्छे, उसके कांग्रेस की जहां सरकार है वहां तो ज्यादा पैसे। जब बीजेपी की सरकार है, जब दूसरी सरकार, मतलब बीजेपी थी नहीं, जनसंघ था, जब दूसरी पार्टी की सरकार है ना, वहां पैसे कम देगी, तो उनके बीच लड़ाई होगी और फिर मुद्दे आएंगे। तो वो लड़ाई कब से शुरू हुई, 1967। क्यों, क्योंकि 1967 से देश में क्या होने लगे, एक पार्टी का डोमिनेंस खत्म हो गया, एक दल का प्रभुत्व खत्म हो गया। तो क्वेश्चन आएगा कि एक दलीय प्रभुत्व भारत में कब तक था, आजादी से लेकर 1967। वो एक दल कौन सा था, कांग्रेस था। एक दो चीज होती है, एक दल शासन व्यवस्था और एक दलीय प्रभुत्व। एक तो वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मतलब होता है वहां पर एक ही पार्टी होती है, और वन पार्टी डोमिनेंस मतलब पार्टियां तो बहुत रहती, लेकिन चलता किसका है, एक का। एक दलीय प्रभुत्व मतलब सबसे प्रभुत्वशाली कौन है, एक दल। आगे बात समझ में। तो ये यही लिख रखा है, क्या लिख रखा है, केंद्र राज्यों को प्रभावित करने वाले दलीय प्रणाली या स्वरूप महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, क्यों, भारत में क्या है, संसदीय चुनाव है, और संसदीय चुनाव में पार्टी का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। लोग कमल के फूल को, हाथ के पंजे को, झाड़ू को वोट देते, ना कि व्यक्ति को। पहले क्या चलता था, इंदिरा गांधी जी ने कुत्ते को भी खड़ा कर दिया कि कांग्रेस का प्रत्याशी तो वो जीत गया। 2019 में ऐसा मोदी जी का चला, मोदी जी ने किसी को भी खड़ा कर दिया, बीजेपी से जीत गई। मध्य प्रदेश में किसी को भी खड़ा कर दिया, वो सांसद बन गया। क्यों, क्योंकि इतनी लहर थी, मोदी है तो मुमकिन है, फलाना विकास, सबका साथ सबका विकास, नहीं चले थे। तो क्या देखेंगे लोग, कमल का फूल देखेंगे। तो भारत में दल के बिना हम लोकतंत्र, ये कल्पना भी नहीं कर सकते दल के बिना राजनीति चलेगी। तो केंद्र और राज्य, भारत में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, दलीय प्रणाली की ज्यादा भूमिका है। जब तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार रही, कब तक, बिफोर 1967 रही। केंद्र राज्य संबंध मधुर रहेंगे, स्वाभाविक बात है कि दोनों अपने हैं, कि केंद्र में भी हम, राज्य में भी हम, कोई लड़ाई का बात नहीं। लेकिन केंद्र और राज्य में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी और फिर हो गई टेकड़ाताण शुरू, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। किनके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। तो हम क्या देख रहे हैं, केंद्र व राज्य के बीच तनाव के कारण। क्या देख रहे हैं, तनाव के क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण था तनाव का संवैधानिक कारण, लिखेंगे आप, द फर्स्ट रीजन बिहाइंड टेंशन। द फर्स्ट रीजन क्या था इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन। क्या था, संवैधानिक कारण। संवैधानिक कारण। अब संवैधानिक कारण क्या हो सकता है, संवैधानिक कारण क्या हो सकता है, आपने सुना होगा अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या लिख रखा है, सूचियों का वर्णन, मेंशन अबाउट द लिस्ट। शेड्यूल 7 में क्या है, सूचियों का वर्णन। और हमारे संविधान में कितनी सूचियां संस्कृति, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। अब संघ सूची में कानून कौन बना सकता है, राज्य सूची में कानून, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र राज्य। चलता किसका है, और केंद्र को एक और क्या शक्ति है, संसद को, कि किस पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। मतलब सरकारों ने अपनी समवर्ती सूची की शक्ति और केंद्र सूची की शक्तियों का दुरुपयोग किया और राज्यों को बाईपास किया। तो यहां क्या लिख रखा है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। यह भी बता दूं मैं आपको, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है डिवीजन और एक होता है सेपरेशन। क्या होता है इन दोनों में फर्क, प्रीति बताओ।
डिवीजन और सेपरेशन में क्या फर्क है? पृथक्करण और विभाजन, ये होता है विभाजन और सेपरेशन होता है पृथक्करण, और पृथक्करण मतलब भी अलग करना। फिर मनीष जी क्या होता है पृथक्करण, सेपरेशन और डिवीजन में फर्क? डिवीजन मतलब सर बांटना होता है और सेपरेशन वेरी गुड। विभाज डिवीजन डिवाइड करना, भैया डिवाइड कर दिए क्लास को सेपरेट करना मतलब अलग ही हो गई, लड़के और लड़के डिवाइड होंगे मतलब लड़के उधर बैठेंगे लड़के इधर बैठेंगे। डिवीजन मतलब अलग अलग करना, बांटना, और पृथक्करण मतलब बिल्कुल अलग करना। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक है, जबकि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका विभाजित है। अगली बात समझ में? तो हमने क्या कर रखा है? शक्तियों का विभाजन, मतलब कुछ शक्तियां केंद्र को दे रखी, राज्य को दे रखी, लेकिन राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है, समवर्ती पे केंद्र बना सकता है और केंद्र सूची पर बना ही सकता है। तो ऐसे तो हमारे संविधान में क्या लिख रखा है? शक्तियों का विभाजन कर रखा है, जिसमें किसके पक्ष में है? केंद्र के। क्या लिख रखा है भारतीय संविधान में? शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में अधिक है, और संघ व समवर्ती सूची में केंद्रीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। समवर्ती में कितने विषय? 52। 152 विषय मतलब ऑलमोस्ट सारे काम कौन कर देती है? केंद्र सरकार। और 61 विषय समझा रखे, छोटे बच्चों को समझाते चलो ऐसे राज्यों को दे रखे। अच्छा, और राज्यों में अगर केंद्र ने उसका कानून बना दिया इतना पूरे देश के लिए तो मानना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश में टैक्स सिस्टम है, तो टैक्स सिस्टम अलग चल रहा था, लेकिन केंद्र ने जीएसटी लेकर आ गए, तो सब खत्म होके क्या करना पड़ा? हमने जीएसटी को मानना पड़ा। तो प्रिवेल कौन करता है किसी भी कानून पे? संसद का कानून, मतलब केंद्र का कानून। आ गई बात समझ में? तो सूचियों का वर्णन किसको ज्यादा दे रखा? शक्ति केंद्र को। और इससे क्या हो रहा है? राज्यों की ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? स्वायत्तता। आप स्वायत्त है। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? आपके मम्मी पापा ने बोल दिया जाओ कोचिंग, तो आप या तो कोचिंग आए, या भले आप घूमने जाएं, या आप मत आए, आप पढ़ें मत पढ़े, आप स्वायत्त हो यहाँ आके मन मर्जी। तो लेकिन मम्मी ने बोल दिया कि कैमरा लग रहा है तेरी खोपड़ी में, देखूंगी मैं, इसके नहीं, सर को फोन लगाऊंगी कि सर सीसीटीवी भेजो, कितना पढ़ते, क्या टेस्ट भेजो। क्या आप स्वायत्त हैं? नहीं। अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगेगी आप कुछ नहीं कर पाओगे, दबके ही रहोगे। सेम ऐसे ही क्या हो रहा है? स्वायत्तता काफी हद तक आज आ जाती है जिसमें। और 1969 में क्या हो रहा है? वेरी वेरी मोस्ट एमपी 1969 तमिलनाडु की सरकार ने क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करा? राजमन्नार कमेटी बना दी। क्या बना दी? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करा? राजमन्नार। क्वेश्चन आएगा, राजमन्नार समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। किसे? केंद्र राज्य। वो देखो तो प्रिया, वो चल रहा है ऊपर से माइक केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र नहीं, माइक ऊपर से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित पहली समिति कौन सी है? राजमन्नार। राजमन्नार समिति किसने बनाई? तमिलनाडु। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी है ये, 50 बार आया हुआ है। और कब बनाई? 1969 में, है ना। तो सरकार ने राजमन्नार समिति बनाई जिसने सिफारिश की थी कि संघ व समवर्ती सूची में, जो संघ सूची और समवर्ती सूची कुछ विषय वो कहां डाल दो? आप राज्य सूची में डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि राज्यों को शक्तियां मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने क्या करा? राज्य सूची से निकालकर समवर्ती में डाल दिया। बोले नहीं सुनना है, ठीक। तो क्वेश्चन आएगा कि संवैधानिक कारण क्या है? बोले हमने शक्तियों का विभाजन कर रखा है, उन शक्तियों में ज्यादा शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। तो केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति बनाई। उस राजमन्नार समिति ने क्या सिफारिश दी कि समवर्ती और संघ सूची से निकालकर आप लिस्ट में कहाँ डाल दो? वो विषय राज्य सूची में। लेकिन सरकार ने नहीं मानी, क्योंकि राज्य सरकार ने बनाई थी और केंद्र सरकार राज्य की बात क्यों मानेगी? और तमिलनाडु में दूसरी गवर्नमेंट थी ना। अब अगला हम देखेंगे, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? नहीं आए? देखो, संवैधानिक कारण ये है कि हमारे संविधान में अनुसूची 7 है। क्या है? अनुसूची तो 12 है, लेकिन अनुसूची नंबर 7 है।
है ना। इस अनुसूची 7 में दे रखा है सूचियों का वर्णन। क्या दे रखा है? सूचियों का वर्णन। और हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और संवर्ती। तो संघ सूची पे तो संघ कानून बनाती है और राज्य सूची पर भी राज्य कानून बनाती है, लेकिन संवर्ती और संघ सूची पर दोनों का शक्ति किसके पास है? संघ के पास है, संघ केंद्र के पास है। तो केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है और राज्यों को काम नहीं करने देती है ना। तो उसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? 1969 में एक समिति बनाई, उसका नाम था राजमन्ना। इसने क्या बोला कि संघ सूची और संवर्ती सूची से कुछ कानून निकाल के कहाँ डाल दो आप? राज्य सूची में। तो सरकार ने नहीं डाला। तो पहला संवैधानिक कारण है कि हमने शक्तियों का विभाजन कर रखा है ना, लिख तो रखा है, लेकिन राज्य सरकारों का दुरुपयोग करती है कौन? केंद्र सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर लेती है। ठीक, मान के लिए केंद्र सरकार ने, शराब किसका विषय है? राज्य सूची का, लेकिन केंद्र सरकार ने बोल दिया कि ये एक्स्ट्रा, राज्यसभा में एक बिल पास करवा दिया, बोले पूरे देश में शराब बंद, तो राज्यों की कमाई का साधन खत्म कर दिया, है ना। बोलो, या फिर संविधान संशोधन करके शराब को संवर्ती सूची में डाल दिया, राज्य सूची से निकाल के संवर्ती में डाल दिया। और केंद्र सरकार ने क्या करती, देखो सूचियों को बदलने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। केंद्र ने बदला ना, राज्य सूची संवर्ती सूची में डाल दिया, तो फिर क्या होगा भैया? राज्यों की स्वायत्ता खत्म ही हो गई। तो पहले दिक्कत क्या आती है कि बोले हमारे पास शक्तियां नहीं है ज्यादा, राज्य बोलते हैं किसको? केंद्र को। इसको लेकर लड़ाई होती है और इसको लेकर न्यायपालिका जाते हैं। अब दूसरी बात आती है आपका है, टेंशन ये होती है कि हमारे संविधान में, ये आप गलत चीज समझ लिया, संवैधानिक कारण राज्य और केंद्र के बीच इसलिए होता है कि हमने अनुसूची 7 के अंतर्गत सूचियां दे रखी। इस सूचियों में सबको काम दे रखा है। राज्य को कितने, संघ को कितने काम दिए? 100, राज्य को कितने दिए? 61, और इनको कितने दिए? 52। तो 100 विषय पे संघ कानून बना सकता है, 52 पे भी बना सकता है, तो केवल 61 विषय ऐसे। तो इन 61 में से भी राज्य का, चाहे केंद्र सरकार चाहे तो कहाँ डाल देती है? संवर्ती में। और संवर्ती में चलता किसका है? केंद्र का। तो इन दोनों के बीच में मान के चलिए कोई भी कानून है, केंद्र सरकार ने बना दिया और वो कानून राज्य सरकार बनाएगी, तो चलेगा किसका? केंद्र सरकार का। तो तमिलनाडु सरकार ने बोला कि एक समिति बनाओ। इस समिति ने बोला कि इस जो संघ सूची और संवर्ती सूची में ना, ये विषय निकाल के राज्य सूची में डाल दो, ताकि राज्य ही कानून बनाए, वहां राज्य के पास ज्यादा शक्ति आ जाए। इसलिए ये सिफारिश की इन्होंने, पर सरकार ने नहीं मानी। तनाव खत्म करने के लिए समिति बनाई थी, इसका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाई थी, प्रॉब्लम के लिए नहीं। कि प्रॉब्लम हो रही तो इसको कैसे सोल्व करे? बोले ये विषय इसमें डाल दो। राज्यों की स्वायत्ता का हनन हो रहा था ना, तो उस हनन को खत्म करने के लिए हमने बोला कि ये और यहाँ से कुछ विषय यहाँ डाल दो, लेकिन करा सरकार ने उल्टा, यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया। यहाँ 66 थे पहले, हाँ 66 से 5 निकाल के संवर्ती में डाल दिए, क्योंकि राज्य सरकार ने बनाई थी, राज्य की कौन मानेगा? ऐसा है। तो तनाव को खत्म करने के लिए राजमन्ना समिति ने कुछ सिफारिश दी थी, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे, ये समझ में आ गया ना संवैधानिक कारण में पहला पॉइंट। अब संवैधानिक कारण में दूसरा पॉइंट क्या है? अभी मान के चलो आप मध्य प्रदेश में जो है सरकार बनी, ठीक। अब मध्य प्रदेश में विकास करना है तो पैसा कौन देगा? रोड लाना है या कुछ भी करना है तो केंद्र सरकार पैसा देगी। कोई योजना लानी है, विदेशों से फंडिंग लाना है तो केंद्र सरकार ही दिलाएगी ना। आपको काम बोले मध्य प्रदेश में फैक्ट्री पीथमपुर किसने डलवाई? सरकार ने। नीमच में है एल्केलाइट फैक्ट्री, तो अच्छा इससे रोजगार आएगा, पैसा आएगा। और केंद्र सरकार मान के लिए दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी है, तो वो क्यों आएगी? है ना, हाँ वो पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क है ना, ठीक। तो अब केंद्र सरकार राज्यों को पैसा नहीं देने देगी या राज्यों को विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी, तो स्वाभाविक, देखो पश्चिम बंगाल में आप एक ही शहर का नाम है, केवल कोलकाता, उसके अलावा कितने शहर का नाम याद है आपको? नहीं। लेकिन आप महाराष्ट्र में देख लो, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, दिल्ली देख लो, दिल्ली में फिरोजाबाद ने, फलाना ने, नोएडा ने, ये ने, वो ने, हिमाचल प्रदेश देख लो, उत्तराखंड देख लो, यहाँ पर ऋषिकेश ने, बहुत सारे शहर आ गए, है ना। उत्तर प्रदेश में कितने शहर है? बिहार में, मध्य प्रदेश में देख लो आप, रतलाम फेमस है, इंदौर फेमस है, उज्जैन है, आपका जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है। क्यों है? क्योंकि पिछले कई सालों से एक सरकार है,
है ना। तो राज्य के पास इतनी, अच्छा, राज्य का ऐसा कानून बना सकता है कि विदेश से हमारे यहाँ पर डोनेशन आ जाए या विदेशों से हमारे यहाँ कंपनियां पैसा लगा दे। राज्य के पास नहीं है, विदेश व्यापार कौन बनाएगा? केंद्र। और केंद्र में अगर सेम सरकार है तो कहाँ भेजेगा इन्वेस्टमेंट? अपनी में, अपने राज्य में भेजेगा ना। अभी केंद्र में बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की, तो मध्य प्रदेश में अच्छा विकास होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? नहीं हो पाता ना। क्यों? क्योंकि केंद्र में दूसरी सरकार बैठी। तो राज्य मंत्रिमंडल को लगता है, कौन सा राज्य मंत्रिमंडल? राज्य का मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है संजना? SCM, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, जिसमें मंत्री रहते हैं। मंत्री कहाँ से आते हैं? विधायिका कहाँ से आते हैं? विधायिका का मतलब विधानसभा के सदस्य, जिसको विधायक बोला जाता है। अब राज्य मंत्रिमंडल जो है उसको क्या लगता है कि हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं है ना, तो पढ़ो इसको कि राज्य मंत्रिमंडल क्या अनुभव करता है, उनकी विधायी व प्रशासनिक शक्तियां कितनी कम है। हाँ, विधायी शक्तियां क्यों? क्योंकि वो विदेशों से संबंधित कोई व्यापार नहीं बना सकते, कोई संचार संबंधित व्यापार नहीं बना सकते, है ना, कर से संबंधित ये कानून नहीं बना सकते। तो सीमित है कि उन्हें अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कहाँ देखना पड़ रहा है? केंद्र की तरफ। जैसे भाई आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में मान के चलिए मध्य प्रदेश के लिए पैसा ही सैंक्शन नहीं किया, क्या कर लोगे आप? या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले MP के लिए पैसा ही नहीं आया, फिर क्या कर लोगे? तो केंद्र की तरफ देखें, केंद्र खैर पैसे डाल देती, वो आपका 2-2 हजार मिलते ना किसानों को 4-4 महीने में। 6,000 रुपए एक साल के मिलते हैं, 4 या 12, 4 महीने में 2,000 रुपए आते हैं, है ना। तो वो पैसे अब मान के चले मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं दिया है, किसान सम्मान निधि, तो क्या होगा? है ना। अब क्या होगा? MPPSC में क्वेश्चन आया था किसान सम्मान निधि कब से शुरू हुई? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, सब में 2020 धुआं निकल गया लोगों का, है ना। 20 सितंबर है जहां तक मुझे लगता है, इतनी भी याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। हाँ, तो केंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है। अब केंद्र अगर देखेगा, केंद्र अगर क्या होगा, वहां पर सेम सरकार होगी तो पैसा दे देगा, सेम सरकार नहीं होगी तो पैसा नहीं देगा। तो केंद्रों की शक्ति ज्यादा है बजाय की राज्य की। तो यहां पर भी लड़े हो जाते, बोले हमारे लिए पैसा ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो फिर ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जाते, बोले देखो हमें पैसा नहीं दे रहा है ना। अब अगला आ रहा है कि केंद्र के ऊपर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो, देखो एक बात देखी थी हमने वित्तीय संबंध में कि पैसा कलेक्ट कौन करती है? केंद्र सरकार। टैक्स लेता कौन है? केंद्र, लेकिन बांट देता है। तो केंद्र सरकार बोलती, ये राज्य सरकारें बोलती है कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये 3-4 सरकारें बोलती है कि आपने क्या कर लिया, हमारा पैसा कलेक्ट कर लिया और हमें इतना बराबर पैसा नहीं दिया, या विशेष राज्य का दर्जा देती है। तो ये तो आरोप लगते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अलग अलग राज्य ये बोलते रहते हैं कि हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया और हमें उस अनुपात में पैसा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पैसा दे दिया, हिमाचल में ज़्यादा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वहाँ खुद की सरकार है, बीजेपी की सरकार दोनों जगह है या कांग्रेस की सरकार दोनों जगह, तो स्वाभाविक बात है पैसा देंगे। तो एक मुद्दा क्या आता है कि हमसे पैसा तो ले लिया, पैसा देखो देश में टैक्स कलेक्ट कौन करता है? केंद्र सरकार, और फिर वो पैसा बांटती है केंद्र राज्यों को। तो किसी राज्य को कम दे दिया, मान के चलो कि हमने दे दिया कि जनसंख्या के अनुपात में देंगे। अब जनसंख्या के अनुपात में बिहार के पास कितना जाएगा? उत्तर प्रदेश के पास, हिमाचल के पास नहीं जाएगा, जबकि पता चला हिमाचल से ज़्यादा ही टैक्स आ रहा है ना। तो जहाँ लोग कम है, पता चला वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप पैसे दें। तो ये आरोप लगाते हैं, बोले हमें पैसा कम मिलता है। तो तनाव का मतलब देख रहे टेंशन क्यों होती है? लठ लेके नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। और अगली बात क्या है कि सरकार क्या करती है? बहुत सारी योजनाएं चलाती है। अब कौन सी योजना चलाए? नींद क्यों निकाल रहे फसील? नींद क्यों आ रहे आपको? अच्छा, बटन लग रहे 2 यहाँ हैं, 2 बटन लग। स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं, हाँ समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती का स्वास्थ्य समवर्ती, इसीलिए तो कोविड-19 संबंधित केंद्र सरकार ने कानून बनाए। हाँ, तो क्या होता है कि केंद्र सरकार क्या करती है, कुछ ऐसी नीतियां चला देती है या जो विकास में बाधा बनता है। जैसे केंद्र ने कर दिया क्या कि हम किसान के लिए 2,000 देंगे, फिर मध्य प्रदेश ने को भी करना पड़ा कि हम भी देंगे किसानों को।
34 हो गई अब, क्या पता यार, अभी थोड़े दिन पहले 34 देखी थी मैंने। हाँ तो फिर मैंने दी है। कैसा 100% आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जजों की संख्या अभी एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में आए ना कि जजों की संख्या बढ़ाना तो कौन बढ़ाएगा? हाई कोर्ट की सब क्या आती है? सब क्या आती है? हाँ ये शिक्षा संवर्धित सूचिका है ना? शिक्षा भी संवर्धित सूचिका 44वें संशोधन में कर दिया चेंज। हाँ तो क्या हो रहा है कि कौन राष्ट्रपति सॉरी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मतलब संविधान संशोधन करता है। हाँ जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, है ना। सेम ये की लाइन लिख रखी थी, बताऊंगा मैं पेपर में आपको। सेम ये मैंने गलत कर दिया कह रही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति मतलब संसद बढ़ाई है ना, ठीक। हाँ द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जजेस, सीजेआई की सलाह पर राष्ट्रपति की सलाह पर सीजेआई, ऐसा आएगा ऑप्शन। क्या आएगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो क्या आएगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट, कौन इंक्रीज करता है नंबर ऑफ जजेस? द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। ये अब अगला देखें हम, व्यवहारीकरण क्या है? सबसे बड़ी बात ये तो हमने संवैधानिक देख लिया। तो तनाव का व्यवहारीकरण आप लिखेंगे ऐसा, क्वेश्चन आगे केंद्र और राज्य के बीच तनाव के क्या कारण है? चलो 10 नंबर में लिख के लाना, कल लिखो केंद्र और राज्य के बीच तनाव के क्या कारण है? 10 मार्कर। व्हाट आर द मेजर टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। मेजर टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट डाउन इट्स रीजन, इसका कारण लिखिए। केंद्र और राज्य के बीच तनाव के क्या कारण है ना, 10 नंबर में। और व्यवहारिक कारण, व्यवहार में क्या रीजन है ना। व्यवहारिक कारण, व्हाट आर द बिहेवियर, है बिहेवियर में क्या मतलब? व्यवहारिक मतलब जो बिहेव में क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ी है क्या, ये तो हम पढ़ रहे हैं। आपने कैसे लिख दिया बिहेवियर? तो देखो व्यवहारिक कारण क्या होता है? देखो संविधान में शक्तियान वक्तियान सब लिख रखी है, पर मैंने अभी सामान्य उदाहरण दिया था कि आप मान के चलिए 2 कैंडिडेट आए, दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है, सब सेम है, लेकिन पता चला जो इंटरव्यूअर है ना वो किसी विशेष जाति का है और वो व्यक्ति भी किसी विशेष जाति का है, तो उसका थोड़ा सा झुकाव अन कहीं कहाँ चला जाएगा? उसकी तरफ। तो सिलेक्ट कौन हो जाएगा? वो। सेम ऐसे केंद्र में होता है, केंद्र राज्य के बीच बड़ा शक्तियों के विभाजन ने फलाना सब कर रखा है, लेकिन दोनों जगह एक सरकारें रहेगी तो सबके बीच अच्छे संबंध रहेंगे, पर पता चला कि दोनों बीच अलग अलग सरकारें, राज्य में अलग सरकार, केंद्र में, राज्य की सरकार केंद्र के बारे में बोल रही है तो, और फिर उम्मीद भी करे कि हमें पैसा दे, तो क्यों देगी? तो सबसे पहला व्यवहारिक कारण क्या है कि केंद्र और राज्य में अगर एक जैसी सरकार नहीं है तो उनके बीच तनाव होना स्वाभाविक है। क्यों होना स्वाभाविक? आप जानते हैं कि मान के चलिए देश में किसकी सरकार है अभी? बीजेपी की, और किसी राज्य में कांग्रेस की आ गई, कर्नाटक में कांग्रेस की आ गई, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विरोधी है, और पैसा कौन देता है? केंद्र से बीजेपी देगी, तो स्वाभाविक बात है कि रुलाएगी किसको? कर्नाटक की सरकार कांग्रेस को रुलाएगी ना। तो सेम पहला व्यवहारिक कारण क्या है कि अगर 2 जगह अलग अलग सरकारें तो वहां लड़ाई झगड़े होना तय है। तो क्या लिख रखा है? केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति बहुत हद तक किस पर निर्भर करती है कि केंद्र व राज्य की सरकारें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रख रही है। कि पता चला कि कांग्रेस के प्रति बीजेपी का व्यवहार बहुत खराब है, तो फिर स्वाभाविक बात है कि उनके बीच संबंध अच्छा
नहीं ही रहेगा, लड़ाई होगी। हाँ, कुछ पैसा तो देगी लेकिन बहुत सारी स्कीम से बहुत ज़्यादा पैसा उसको देने से परहेज करेगी या नाटक करेगी। तो पहला रीज़न क्या हो गया कि अगर सरकारें सेम नहीं है तो उनके बीच लड़ाई झगड़े होना तय है ना। दोनों का एक दूसरे के विपक्ष में तो स्वाभाविक बात है वो कैसे काम करेंगे। और दूसरी बात क्या है, जैसे कोई कारखाना खोलना है, सिंचाई है, बिजली पानी, अगर कुछ भी करना है तो इनको लेकर तनाव होंगे। मान के चलिए नर्मदा नदी है, अब नर्मदा नदी का पानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 जगह गुजरात महाराष्ट्र में जाते हैं नर्मदा, राजस्थान मध्य महाराष्ट्र में जाती है नर्मदा नदी। महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता जाती होगी। हाँ, नर्मदा नदी महाराष्ट्र में जाती होगी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मान के चलिए गुजरात में, हाँ उसकी ट्रिब्यूटरी से जाता होगा है ना, उसकी सहायक नदी से। हाँ, तो इन दोनों में एक डैम लगा रहे, डैम बना रहे है ना, या हम बना रहे एक बिजली परियोजना। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान में क्या है, एक तो सीपीआई है और एक वो तृणमूल कांग्रेस है, और इन दोनों से बीजेपी का गहरा लड़ाई झगड़े। तो अब मध्य प्रदेश में लगाई क्यों, स्वाभाविक बात है, क्यों, क्योंकि उसका झुकाव किधर है, अपने राज्य में। तो सेम ऐसे क्या हो रहा है, क्या लिख रखा है, कोई नया कारखाना खोलने, बिजली व सिंचाई के लिए पानी के विभाजन के प्रश्नों पर यदाकदा तनाव पैदा होते हैं, और नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर 100% तनाव होते हैं। कि मान के चले तमिलनाडु में अलग सरकार है, कर्नाटक में अलग सरकार है, तो इन दोनों के बीच लड़ाई होगी बीच में है ना। अच्छा, और नदी जल विवाद का निपटारा कहाँ लिख रखा है, सेंट्रल स्टेट 262। अब उसको बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र को, और केंद्र कैसी समिति बनाएगी, जिसका झुकाव जिसकी तरफ होगा। तो दूसरा तनाव ये है कि बिजली को लेकर, कारखाने को लेकर, क्या बोले मान के चले मध्य प्रदेश, अब हमारे पास छत्तीसगढ़ है या बिहार और झारखंड, बोले बिहार और झारखंड में इतने लोग हैं, फिर भी यहाँ कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, या यहाँ से कोयला लेके हम बाहर देश भेज रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो वहाँ पर तनाव होता रहता है कि सरकारें यहाँ विकास नहीं कर पा रही। तो एक कारण ये भी है कि सरकार फैक्ट्री नहीं लगा रही है बिजली के लिए। जैसे मध्य प्रदेश का बिजली कहाँ जाती है, दिल्ली मेट्रो को जाती है ना, सिंगरौली से, है ना। तो अब पास में पता चला बिहार, उत्तर प्रदेश में बोलिए बोले हमारे यहाँ से नहीं ले सकते क्या, एमपी से ला रहे, तो तनाव हो जाएंगे ना ऐसे। तो एक तनाव ये भी है कि कारखाना वगैरह के लेकर कभी कभी होता है, रोज रोज नहीं होती रहती, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। और अगली टेंशन है, कुछ राज्य सरकार के आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं देती है हमारे विकास के लिए। जैसे हर सांसद को, सांसद मतलब अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि, तो सांसद तो पूरे देश से आते, सांसद निधि में कुछ पैसा जाता है अपने संसद के लिए, 5 करोड़ रुपए ऐसे कुछ जाते हैं, तो केंद्र सरकार सैंक्शन नहीं करती है, या विकास के लिए किसी जगह दे दिया, किसी जगह नहीं दिया, है ना। देखो, भारत में प्रधानमंत्री बनने का संबंध केवल कहाँ से है, उत्तर भारत के केवल 5 राज्यों से, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बस। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें, 29 सीटें, और महाराष्ट्र और इनमें भी 30 सीटें हैं, 25-25, 30-30। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की, बिहार में 25 सीटें, तो और चाहिए कितनी, 250, तो 250 तो इन 3, 4, 5 राज्यों से ले आए आप, दक्षिण है ना, 80 सीटें, तो आपको बाहर जाना ही पड़ता है। तो फिर आप क्यों करेंगे, केरल के लिए क्यों काम करेंगे, तमिलनाडु के लिए क्यों काम करेंगे, ऐसा होता है। ठीक, अभी एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि भारत में सबसे विकसित राज्य कौन सा है, शिक्षित और विकसित, केरल है, केरल है ना। तो ये है, शिक्षित तो है ही, विकसित भी बहुत ज्यादा है, वो है डेवलप्ड भी बहुत ज्यादा है ना, यूजीसी नेट में आया था वो क्वेश्चन। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे कि राज्य क्या बोलते हैं कि हमारे है, हाँ फैक्ट्री वगैरह है ना, हाँ है, हाँ मैंने भी सुना, देखा वीडियो मैंने भी, हाँ वो अभी आया था, न्यूज में आया था वो, अगर वो हिला वो माइक तो हम उनकी मरोड़। यहाँ एक और छोटा, मोनिका आप बैठा करो, यहाँ खोपड़ी दिखती है, डिम्पल आप उधर बैठा करो, उसमें है ना, दिख रही ना, हाँ कल देखा मैंने वीडियो में, तो है ना, आप तीनों बैठा करो, आप तीनों की जगह, किसकी, इनकी दिख रही, देखे, हाँ इधर हो जाना, कोई बात नहीं, अब दिखने दो, मैं काट दूंगा खोपड़ी थोड़ी। चल, तो ये भी शिकायत करते थे कि हमें पैसा नहीं मिलता है ना। केरल सरकार ने क्या बोला कि हमें पैसा नहीं दे रहा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे होने पर भी हमें औद्योगिक विकास के प्रति केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो
ये हाँ मंदिर बन रहा है, क्या पता लोग बना रहे है ना? बिहार मोदी जी भगवान है तो एक आदमी इतना बोल रहा था मतलब जैसे भगवान को नहीं प्रेजेंट अरे मैंने वीडियो देखा, वो वीडियो में बोल नहीं सकता। मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो में बता नहीं सकता आपको, बोल नहीं सकता, पर देखा कि कुछ भी कर लेंगे मोदी जी तो भी वोट तो उनको ही देंगे हम। तनाव के अब तनाव के राजनीतिक कारण देखेंगे, मनीष जी बातें नहीं। तनाव के राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड टेंशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक कारण क्या है? तो केंद्र क्या है कारण बताओ आप। राजनीतिक कारण मतलब हाँ बीजेपी है और ये पार्टी है तो मान के चले राज्यों में सरकार गिरा दी या विधायक खरीद लिए, सांसद खरीद लिए। कमलनाथ जी का देख लो है ना, कमलनाथ जी की सरकार बन गई, लो बुलाए 15 विधायक इधर ले आओ। तो राजनीतिक कारण है तो क्या लिख रहा है, केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी ही बार एक दूसरे पर संकीर्ण लामबंदी, संकीर्ण मतलब लामबंदी का मतलब एक साथ आना, इंग्लिश में लामबंदी लिख रखा है। दल बंदी या लामबंदी एक ही होता है, दलों को या लामबंदी एक ही वर्ड है ना, एक साथ कलेक्टिव हो जाना। संकीर्ण मतलब छोटा, नेरो, छोटी सोच वाली। लामबंदी या दलबंदी की भावना के आरोप लगाए जा रहे हैं। और केंद्र में कांग्रेसी शासन के समय प्राय यह आरोप था कि केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को गिराने या नीचा दिखाने का प्रयास करती है। वर्तमान में क्या कर रही है अब केंद्र में कौन है, बीजेपी की सरकार है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है, दूसरी सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार केंद्रों राज्यों को नीचा दिखा रही है कि उनके विकास में बाधा बन रही हो। और दूसरी ओर केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार बोलती है कि राज्य सरकार हमारी मदद नहीं करती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते। राज्य ने बोल दिया कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती, हमारी सरकार गिरा रही, और केंद्र ने बोल दिया कि राज्य सरकार हमारी मदद नहीं कर रहे, हम बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे तो हमारी मदद नहीं कर रही है, हमसे पीछे जुड़ नहीं रही या सहयोग नहीं कर रही, ये होता है ना। और कुछ विपक्षी दल क्या लगाते हैं, सांप्रदायिकता की मदद दिए, तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, नहीं सब हो जाता है आजकल, है ना, भगवान बन जाते हैं, है ना। तो विपक्षी दल क्षेत्रीय सांप्रदायिकता की भावना में मदद करते हो, जनता को लोकप्रिय होना स्वाभाविक बात है। अगर आपने बोल दिया कि हम पीएससी की तैयारी करा रहे फ्री में, ये करा रहे, बोलो दोस्तों हिंदू धर्म खतरे में, मैं धर्म को बचाना है, और पढ़ाई का बोल दिया लोग नहीं आएंगे। यही बात अगर कोई रैली होती तो 50 लोग आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे 15 बच्चे आए, है ना। मूर्ख बनाओ, अभी मैं करनी से नाम चला जाता 100 लोग आ जाते, परशुराम से नाम, भीम से नाम चला जाता कितने आ जाते, लेकिन पढ़ाई की बात आ गई तो नहीं आए, जोर आ जाए पढ़ाई में, औकात पता चले हम भुगते, कुछ नहीं आता हमें, है ना। ये तो जब ये लोग क्या करते हैं, नेता लोग कैसी बातें बोलते हैं, जो लोगों को अच्छी लगे, टीचर कैसी बातें बोलते हैं, जो लोगों को मिर्ची लगे, यही फर्क होता है। अच्छा लगा कि खाना है क्या, शादी करना है क्या, लोगों को तो अच्छा लगा कि नेताओं को तो आपसे वोट लेना है, हमें अच्छा लगा कि यहाँ थोड़ी हमारा निर्भर थोड़ी रखना, बाहर में जाओ, मतलब नौकरी लगा के कहीं जाओ। टीचर वो होता है अच्छा जो उसकी जरूरत स्टूडेंट की लाइफ में खत्म कर दे। अच्छा टीचर वो है जो अपने ऊपर निर्भरता खत्म कर दे बच्चों की, मतलब आप मेरे से पॉलिटी पढ़ लिए, मेरे कभी जरूरत नहीं पड़ी आपकी लाइफ में, भूल गए बोले और कोई सर थे। असली टीचर वो है, पता चला कि हर जो बोलो सर ने पूछा यार ये क्या है, सर ने ऐसा पढ़ा है कि आधा समझ नहीं आ रहा है, या सर ने बोल दिया कि हमारे नहीं, एक बार समझ गए पढ़ लिए जाओ, वास्तविक तो वो है। क्योंकि एट द एंड नौकरी खुद के पढ़ने से लगती, कोई पढ़ा के नहीं लगाता है, परीक्षा अलग ही होती है, पढ़ना पढ़ाना और परीक्षा पास करना सब अलग अलग चीजें। तो आपका दिमाग अगर उस परीक्षा के लायक बना है तो कितने उदाहरण देखे मूर्खानंद जी नौकरी लग रहे, और कैसे ऐसे देखे जो अच्छे अच्छे लोग बेचारे नहीं लग पा रहे, क्योंकि परीक्षा के लिए दिमाग ही नहीं चलता। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें रखें। तो हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन पढ़ा के हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। बोले एक बार पढ़ लिए, बोले बस सर हो गया काम, है ना, याद करो तो कर सकते हो कभी, बोले। अब अगला हम देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन आया, क्या आया, आप तो अधिकारी तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम बता रही है, आप सॉल्यूशन बताना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन आया, केंद्र राज्य के बीच तनाव के प्रमुख कारण क्या है, उसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, प्रमुख सिफारिशें लिखिए। चलो लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो, अपने हिसाब से लिख लेना है। केंद्र और राज्य के बीच तनाव को, हाँ, केंद्र और राज्य के बीच तनाव को
कैसे सुधारा जा सकता है, या केंद्र और राज्य के बीच तनाव को सुधारने की प्रमुख सिफारिशें। राइट डाउन द मेजर रिकमेंडेशन फॉर, राइट डाउन द मेजर रिकमेंडेशन फॉर, या सजेस्ट द मेजर रिकमेंडेशन फॉर इंक्रीज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। सुधारने के प्रमुख उपाय। हाँ, केंद्र और राज्य के बीच तनाव को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसे लिख लो आप तो 10। उन दोनों क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके लिखेंगे। पहले तो केंद्र राज्य संबंध समझाएंगे, फिर समस्याएं समझाएंगे एक एक लाइन में, उसके बाद इनको सुधारेंगे। यूं ही बना सकते हैं। क्या है वहाँ, ये क्या है क्वेश्चन है, देखो अभी एमपीपीएससी की एग्जाम चलेगी 8 तारीख से। 8 थोड़ी, 8 से चलेगी, तो शनिवार से चलेगी। शनिवार है परसों, तो परसों है शनिवार, गुरुवार, परसों है, शनिवार से चलेगी मतलब। वाह। जीवन में एक बात की गांठ बांध लेना कि नौकरी आपके जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। सबसे बड़ी बात, लग जाए बहुत अच्छी बात, नहीं लगे बहुत सौभाग्यशाली हो आप, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने आपके लिए उसके लिए नहीं बनाया है, जिसके लिए बनाए वो करे। नौकरी लग जाते उसके बाद लोग मर जाते घुट घुट के, क्योंकि सिर्फ नौकरी नहीं, आपकी ज़िंदगी के 35 से 40 साल गुजारने उसमें। और कभी कभी हम क्या आवेश में आके तैयारी कर दो, बोलो ये भी कर रही है, नहीं, आप जिसके लिए बने हो ना वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो सकता है भगवान ने ये जरिया दिया हो आपको कि यहाँ से होके गुजरे आप, ताकि आगे काम आए। विद्या अपने ऊपर ऋण नहीं रखेगी, बहुत अच्छा इंसान बना देगी आपको, और बहुत कुछ करने योग्य बना देगी। नहीं लगे तो देखो 99.99% चांस है फेल होने के, 99.9% चांस है। किसी भी एग्जाम में 0.1% लोग पास होते हैं, 1% लोग पास होते हैं। तो आप अपने आप को मान के चलिए कि मैं फेल हूं, पर इतनी उम्मीद रख के चलिए कि वो एक में हूं। हाँ, कभी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, स्टेटस लगा दिया, खुश, भर में जाएगा, अगले दिन ये मजे ले लिया। हो सकता है मैं कुछ और अच्छा कर दूं, कोचिंग में इतना बड़ा कर दूं कि 10 नौकरी पे मैं रख लूं लोगों को। तो आप वो उम्मीद रखिए, पर मेहनत इतनी जबरदस्त करे कि फिर मैंने जब आज ही के दिन 6 अगस्त 2020 के मैंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करी थी। 6 साल हो गए एमपीपीएससी। इससे पहले मैं कभी नहीं पढ़ता था, कल तक तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता था। 1-2 साल ऐसी पढ़ाई करी 2020 और 21, इतनी पढ़ाई करी कि फिर पढ़ाने लग गए। ये जज्बा होना चाहिए। जब मैंने पीएससी की तैयारी शुरू करी, मेरे दोस्त ने बोला था कि अरे बोले घर भी सक्षम नहीं हो, उनका मतलब नहीं होगी आपसे तैयारी। मैंने बोला था कि मैं 2 साल बाद पढ़ाऊंगा। वो व्यक्ति बोल रहा है जो आर्मी की तैयारी करके आया है कि मैं पढ़ाऊंगा, और किस पढ़ाऊंगा, कितनी बड़ी कंपटीशन के लिए पढ़ाना दुनिया का अद्भुत काम है। किसी की औकात नहीं है कि पढ़ा दे, और इतने कंसिस्टेंटली पढ़ा दे और लोगों को इतना समझ आए। इतना मुझ में जज्बा था। अभी भी मैंने तैयारी करी, वाले 3 पोस्ट ही कुछ भी था, मैंने बोला हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो बढ़ में जाए, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। इतना जज्बा अगर आप में, भगवान की कसम, जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो गया। नहीं तो फिर आपने मान लिया नौकरी लगी तो मर जाए, कौन मरा है। एक किताब है वो पढ़ना आप, चित्रलेखा। हाँ मैं पढ़ रहा था ना अभी, वो पढ़ना, आपको पता चलेगा कि जीवन में कुछ चीजें पढ़ लिख के नहीं पाई जा सकती, केवल अनुभव से ही पाई जा सकती। जब ठोकर खाएंगे, फेल होंगे, वो देखें और बोले यार फिर फेल हो गए, और फिर फेल हो गए, और फिर उठ जाएंगे आप, और फिर उसी जज्बे से तब जाके, और आप बहुत सीखेंगे यहाँ पर। तो ये है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और बोले फेल हो गया ना, भर में जाए फेल हो गए, तो हम बने ही थे इसके लिए। नौकरी लग जाते, हो सकता है कि रोज घुट रहे हम जा जाके, कौन खुश है नौकरी वाला, कौन खुश लग गया आपको। पर नौकरी हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अरे क्या बात हो गई। निष्कर्ष ये है कि पूरी मेहनत करे, लग जाए तो स्टेबल इनकम हो जाएगी, नहीं लगे तो हो सकता है हम उसके लिए बने ही नहीं। इससे आप दुखी नहीं होगे। चलो ठीक है यार, नहीं हुआ तो दोनों रखना है। फेल तो आप नहीं थे कि फेल तो होना ही है, पर इतनी उम्मीद रखना कि एक पोस्ट भी आई तो मैं लगूंगा। वो व्यक्ति कभी तनाव में रहता है।
नहीं तो फेल होकर 15 दिन तक तो बिस्तर में पड़े रहते लोग। मेरे पास इतना विकल्प नहीं, 3-4 घंटे के बाद फिर पढ़ाना है अगले दिन सुबह। है बात, आपके भी रखना है ऐसा, तो कभी दुखी नहीं होगे। तो क्या है, क्योंकि देखो सबकी नौकरी नहीं लगेगी, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सबकी नहीं लगे तो किसकी लगेगी हमें किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता किसकी लगे। जिसका लग रहा है हो सकता है उसकी नहीं लगे, जिसका बिल्कुल नहीं लग रहा उसका हो जाए। क्योंकि गांव में कहते भरोसा में पाड़ो दे जावे, हम उम्मीद क्या करते हैं पाड़ी देगी, लेकिन क्या देता है पाड़ा दे देती हो। हम क्या है फीमेल की उम्मीद करते हैं, क्योंकि भैंसों में इज्जत किसकी ज्यादा, भैंस की, पाड़े की नहीं। क्योंकि पाड़ा तो बेचारा, खैर आजकल पाड़ा भी कमाई का साधन देता है पर सबके नहीं, है ना, नहीं समझते पाड़ा, मेल भैंस और फीमेल भैंस। कुछ भी काम नहीं रहता है। वेरी बैड नॉलेज संजना। पाड़े का क्या काम रह सकता है आप बता दो, कुछ कॉमन सेंस लगा लेना आप। पाड़े से कौन सा हाल चलता था, मेरे तो ये समझ नहीं आया। बेल तो बलिया रहता है, गाय का बछड़ा बेल बनता है। बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क है, तो दोनों अलग है ना। तो बस भैंस और गाय भी अलग है। पाड़ा और बल्ले को एक कैसे कर सकते हो आप लोग, फिर वही बात उसमें, और कैसे बायोलॉजी पढ़ के नहीं फोकट बात कैसे बोल सकते हैं हम कि उसमें, और ये तो क्या बोलूं संजना मैं आपको, दो अपोजिट जेंडर क्या कर सकते हैं, वो पाड़ा और भैंस करेंगे, इसलिए काम आएगा पाड़ा, और क्यों काम आ सकता है। हाँ यार चलो मैं कुछ नहीं बोलूँ, अब थोड़ा कॉमन सेंस देखो, व्यवहारिक ज्ञान लाओ यार आप लोग, यार सब मजाक नहीं कर रहा मैं, व्यवहारिक ज्ञान लाओ आप लोग। ये किताबी ज्ञान तो ठीक है अपनी जगह पर, दुनियादारी का थोड़ा सा ज्ञान होना ही चाहिए भैया, है ना। ये अरुण जी हंस रहे, मुझे ही पता था ये तो पाड़े क्या काम है। संजना दीदी को नहीं पता। चलो क्या यार। तो ये अब हम देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच क्या देख लिया, पहला तनाव देखा हमने कि इसको सुधार कैसे किया जा सकता है। तो पहली बात है भारतीय संविधान के स्वरूप में संघात्मक किंतु आत्मा में एकात्मा के मतलब हमने लिख तो रखा फेडरलिज्म, चलता किसका है, एक चीज का जो कि केंद्र है, एकात्मक व्यवस्था है ना। और अतः उस आत्मा में संघात, अच्छा आत्मा कुल मिला के हमारा संविधान क्या है, लिख क्या रखा है, लिख रखा है संघात्मक, संघा और आत्मा से क्या है, नहीं संघात्मा नहीं, आत्मा में एकात्मक, अरे आत्मा मतलब वास्तव में, रियल में क्या है एकात्मक। एकात्मक का मतलब क्या होता है, केवल पीएम की चलती है, सेंटर की चलती है। तो लिख रखा है और व्यवहार में कुछ और हो रहा है, तो हमें दोनों को एक बनाए, है ना। क्या है, सोल में क्या है हम यूनिटरी, और यू रिटर्न में क्या है फेडरल है। तो दोनों में हम क्या बनाए, इसको फेडरल बनाए। फेडरल का मतलब राज्यों के पास भी कुछ शक्तियां हैं और केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, लेकिन अभी शक्तियों का उपयोग कौन करता है ज्यादा से ज्यादा, केंद्र सरकार। तो हमने क्या लिख रखा है कि भारतीय संविधान स्वरूप में संघात्मक है किंतु आत्मा में क्या एकात्मक है। तो इसे क्या बनाया जाए, आत्मा में भी संघात्मक बनाया जाए। इसके लिए क्या है, समवर्ती सूची के विषय को कहां डालेंगे हम, राज्य सूची में, ताकि राज्यों के पास भी शक्तियां आए। तो पहला हमने क्या बताया रीजन उसका सही करने का, कि अब समझ में आ गया भाई कि जो संघ सूची है ना, सॉरी समवर्ती सूची के विषय ना, उस पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन चलती किसकी है, केंद्र की। तो हम जो समवर्ती सूची के विषय कहां डाले, राज्य सूची में डाले, ताकि राज्य को भी शक्ति मिले। तो पहला हमने रीजन का सॉल्यूशन क्या देखा कि संविधान की आत्मा को क्या बनाए, है तो संघात्मक, लेकिन उसकी आत्मा और दोनों क्या बनाए, एकात्मक से संघात्मक बनाएंगे, है ना। अब अगला है आपका, राज्य को कुछ लचीले वित्तीय स्रोत दिए जाए ताकि उनकी आय बढ़े। अच्छा आय बढ़ेगी तो क्या होगा, विकास होगा, और विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो राज्यों को क्या दिया जाए, ऐसे वित्तीय स्रोत दिए जाए। वित्तीय स्रोत मतलब फैक्ट्री बना दी, कंपनी बना दी, कुछ बना दिया, उससे क्या होगा, आपका राज्य का विकास होगा। और फिर टेंशन, स्वाभाविक बात है अगर पैसा कमाने लगे तो फिर आपको ये धर्म बचाने की ये करने का समय नहीं मिलेगा। फोकते रहोगे तो आप धर्म को बचाओगे, जाति को बचाओगे, लेकिन आप तैयारी करने लगे या नौकरी करने लगे या कुछ करते हैं
तो फिर आपको ना तो धर्म की चिंता रहेगी, ना जाति की चिंता रहेगी, केवल आपको आपकी और आपके घर की ना आपके बच्चों की चिंता रहेगी कि भोजन खिलाना इनको। हाँ, क्या अपने बच जाए वो बड़ी बात है। तो राज्य के पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर वो फोकट काम करेंगे। लेकिन पता चला फैक्ट्री लगा ली, इफ्का फैक्ट्री रतलाम में कुछ नहीं करे, बोले चलो इफ्का में चले। लेकिन पता चला इफ्का ही नहीं होती, फिर क्या करते हैं? फिर एक 4 लोगों को इकट्ठा करते, ताश कूटते, और ताश कूटते हुए फिर धर्म को बचाते, जातियों को बचाते, ये करते। तो राज्यों को वित्तीय सोर्स दिए जाए, जैसे आप पर्यटन दे दिया तो कोई गाइड बन गया, टूरिस्ट गाइड बन गया, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दुकान खोल दिया, कोई कुछ कर लिया, तो लोग इन्वॉल्व रहेंगे। कि सारे लोग तो नहीं रहेंगे, कुछ तो फोकट रहेंगे, पर कुछ तो इन्वॉल्व रहेंगे। तो क्या देखा दूसरा सोल्यूशन कि राज्यों को कुछ लचीले वित्तीय स्रोत दिए जाए, जिससे वहां आय बढ़ सके और इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाए। लेकिन अभी हुआ नहीं है ज्यादा कुछ, है ना, क्योंकि बिहार में लोग बेचारे काम से बाहर जाते हैं, झारखंड में हो गया, मध्य प्रदेश के लोग हो गए, यहाँ से काम से बाहर जाते हैं हम लोग। अब मध्य प्रदेश के कितने लोग गुजरात जाते हैं, गुजरात काम करने जाते हैं ना अपने इधर के। तो ये क्यों होता है? अब राजस्थान के इधर के अपने ये करने काम आते, घर बनाने का काम करते, तो लोग पलायन होते। अपने वही होगा तो पलायन नहीं होगा, लोगों का विकास हो पाएगा। तो दूसरा सोल्यूशन, अच्छा लोग बिजी रहेंगे तो तनाव होगा भी नहीं राज्य और केंद्र के बीच। और तीसरी बात क्या है, वित्त आयोग को स्थायी संस्था के रूप में बना दिया है। तो वित्त आयोग क्या कर दिया 280 के तहत। हाँ, और वित्त आयोग जो बोले वो केंद्र के लिए क्या हो, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में बनता है? 280 लिखेंगे आप, फाइनेंशियल कमीशन 280 में बनता है। वित्त आयोग का निर्माण 280 के तहत होता है। अभी क्या है, हर 5 साल में वित्त आयोग का निर्माण होता है हर 5-5 साल में। लेकिन इसको क्या किया जाए, स्थायी कर दें कि एक बार बना दिया, इसके अध्यक्ष बदलते रहेंगे। और इसकी बात जो है, जब वित्त आयोग बोल दिया वो केंद्र के लिए बंधनकारी होना चाहिए। अभी बंधनकारी नहीं है, ये केवल सिफारिश देता है। सिफारिश का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि अंकित आपके वहां कॉन्सर्न हो रहा है, संस्कृति को ले जाना, संस्कृति के इनको अवार्ड भी दिला देना, तो मैंने सिफारिश दी। क्या अवार्ड मिल जाएगा या तय है? क्या नहीं है। सिफारिश का मतलब एक रिकमेंड करना कि हाँ यार ये अच्छा का बच्चा है। सेम ऐसे ही वित्त आयोग बोलता है केंद्र को कि राज्यों को इतना पैसा दे, राज्य सरकार जितना, केंद्र सरकार जितना चाहेगी उतना देती है। तो उसको हम क्या करें, बंधनकारी बनाए कि जो वित्त आयोग ने बोल दिया हो मानना ही पड़ेगा। तो तीसरा हमने क्या देख लिया कि वित्त आयोग को क्या बना दिया जाए, स्थायी बना। उसके बाद नीति आयोग को क्या बनाया जाए, सांविधिक निकाय बनाए। नीति आयोग क्या, भी केंद्र सरकार जो बोलती है वो होता है। और नीति आयोग क्या करता है, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाता है, राज्यों के बीच इंडेक्स जारी करता है कि कौन सा राज्य क्या कर रहा है। तो उसको क्या करे, संविधान में लिख दे। अभी क्या है, वो कुछ भी नहीं। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर से बना हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री होते, और प्रधानमंत्री स्वाभाविक बात है कि किसी दूसरी पार्टी को कोई तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगला आ रहा है आपका अनुच्छेद 263 में क्या होता है, स्थापना करें, है ना, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कर। अंतरराज्यीय परिषद लिख रखा है, बनी नहीं है तो बनाए। अंतरराज्यीय परिषद मतलब दो राज्यों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, लड़ाई हो गई, तो उसको सॉल्व करवाने के लिए क्या प्रयास करे। और इसको राष्ट्रपति की सलाह दे, और राष्ट्रपति किसके सामने जाएंगे, केंद्र को बोलेंगे, और केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब अगला हम देखेंगे आपका केंद्र और राज्य सूची के विषय पर हस्तक्षेप। हाँ, केंद्र कब क्या करना चाहिए, राज्य सूची के विषय पर कोई भी उंगली नहीं करनी चाहिए। और राज्य सूची से संबंधित सारे काम कौन करे, राज्य सरकार ही करे। और अखिल भारतीय सेवाएं जो अधिकारी उन पर किसका नियंत्रण हो, केवल राज्य का होना चाहिए। अभी केंद्र का रहता है, केंद्र सरकार रिक्रूट करते हैं, सब करती है और अपने वहां डेपुटेशन पे बुलाती है, लेकिन किसका होना चाहिए, केवल राज्य सरकार का। और अगला है आपका राज्यों में आर्थिक समस्या सुलझाने के लिए क्या करे, एक समिति बनाए जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय करे कि इस राज्य को कितना पैसा देना चाहिए, क्यों पैसा नहीं आ रहा है, इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। बोले लाडली बहना हम दे रहे हम 1600 करोड़ रुपए हर महीने, तो बोले मत दो, बंद करो ये। ऐसा कोई आयोग बने जो फोकट की रेवड़ियां या फ्री में नहीं बांटे, है ना, रेवड़ियां ही रहती ना फ्री में, है। और अगला है आपका किसी व्यक्ति को केवल एक बार, वेरी वेरी मोस्ट एमपी, एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल बनाए और रिटायर होने के बाद उसे कुछ भी काम नहीं दिया जाए, और ना ही राजनीति में। अच्छा, राज्यपाल कौन होता है, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, तो उसको एक बार राज्यपाल बना दिया, उसके बाद रिटायर, ताकि वो ईमानदारी से काम करे। मुझे यहाँ के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मान के लिए अपने भारत सरकार ने राज्यपाल भेज दिया कर्नाटक में, और कर्नाटक में किसको भेजा था, थावरचंद गहलोत को भेजा था। थावरचंद गहलोत पहले बीजेपी में हमारे यहाँ से विधायक रहे, फिर सांसद रहे, है ना। अब वो अगर जाएंगे तो कर्नाटक में दूसरी सरकार होगी, स्वाभाविक बात है बीजेपी की बात ही करेंगे वहां पे। तो ऐसे व्यक्ति को बनाए जो न्यूट्रल हो, पॉलिटिकल, और एक ही बार बनाए, उसके बाद उसको रिटायर कर दे। इससे क्या होगा, लड़ाई नहीं होगी केंद्र और राज्य के बीच। और लास्ट में है राज्यपाल, राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपाल और नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो। अगर राज्यपाल बना रहे हैं, नीति आयोग और न्यायाधीश को बना रहे हैं, तो किसकी सिफारिश हो,
राष्ट्रपति की ही होनी चाहिए। और अब अगला है इसका निष्कर्ष क्या निकला केंद्र और राज्य के बीच संबंध का। तो भारत क्या एक संघात्मक व्यवस्था है जहां पर क्या केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है, वहीं पर स्वाभाविक बात है कि लड़ाई झगड़ा होंगी, क्योंकि क्या बोलते हैं आप कि चार ठामड़ा हुए तो बाजेगा, है ना। मतलब चार भाई अगर साथ में रह रहे तो स्वाभाविक बात है कि बर्तन बजना तय है। तो हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह रहे तो इनमें तनाव तो हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत का संघवाद बिल्कुल फोकट है। तो क्या है कि इतने साथ रह रहे तो इनके बीच मतभेद तो होना स्वाभाविक बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या प्रयास करना चाहिए, केंद्र के पास शक्तिशाली बना, देखो केंद्र ज्यादा कमजोर हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, कोई भी विदेशी आक्रमण कर देगा, है ना। तो केंद्र का मजबूत बना रहना जरूरी है, जबकि राज्यों को भी सरकार पैसे दे, राज्यों को भी खुश रखें। और सरकारी आयोग वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आगे बताएंगे आपको, सरकारी आयोग ने मजबूत केंद्र की अवधारणा दी, वेरी वेरी प्री में आ जाएगा कि मजबूत केंद्र की अवधारणा किसने दी ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर तो सरकारी आयोग ने 2007 में बना था मुझे, या सरकारी आयोग कब बना, एक मिनट, हाँ नहीं, सरकारी आयोग 1983 में बना था, 1983 है। हाँ, तो सरकारी आयोग ने क्या बोला कि मजबूत केंद्र होना चाहिए और फिर भी राष्ट्र के हित में केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना जरूरी। क्यों है जरूरी, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है, ना कि कोई दुखी हो रहे राज्य सरकार के बीच लड़े, वो नहीं। देश पहले है, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था कि देश रहना चाहिए ना। तो ऐसे ही देश मजबूत, अगर देश ही कमजोर हो गया तो फिर स्वाभाविक बात है कि दूसरे हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। यही है कि देश की अखंडता बनी रहेगी अगर केंद्र मजबूत होगा तो, और राज्यों को भी ज्यादा आप उंगली ना करें। ये हो गया इसका निष्कर्ष। अब कल जो बचा है ना, ये हम देख लेंगे, क्या एक क्लास और लगेगी इसमें, क्या पढ़ ले, अभी थोड़ा रोको तो थोड़ी देर में पढ़ेंगे, रुको ये देखो, ये हो गया आपका तनाव के कारण। उसके बाद हमने निष्कर्ष देख ली। अब देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों को चल गया हो सुधारने के लिए क्या क्या, कौन कौन सी समितियां बनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक समिति से क्वेश्चन आता है, एक एक समिति से। नहीं, ये जब ये मैंने बोल दिया पहले, फिर क्यों बीच में बोल रहे सोशियोलॉजी कर दूं, यह बात पहले ही बात हो गई कि जब ये इतना सा बचा है पूरा करना। प्रमुख समितियां कौन सी बनी है, क्या ये देखो ना, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग है ना। हाँ, निष्कर्ष तो हो गया ना, बता दिया मैंने, निष्कर्ष अभी बताए, समितियां या आयोग, बातें नहीं। तो क्या है, केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए समय समय पर केंद्र ने व राज्य सरकार ने क्या बनाए, अलग अलग आयोग व अलग अलग समितियां बनाई। तो सबसे पहले 1966 अभी क्वेश्चन आया था, प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको क्या बोला जाता है, ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फर्स्ट ARC भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट ARC, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, जो बना था 5 जनवरी 1966। यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, 1966। चारों ऑप्शन में थे, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। तो 5 जनवरी